उपयोगी उपकरणों के नाम भी बताए थे, उनके संकेत बताए थे, जैसे विद्युत सेल, विद्युत बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, अमीटर, वोल्ट मीटर आदि कई प्रकार के उपकरण और उनके संकेतों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमीटर नामक उपकरण के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है तथा वोल्टमीटर नामक उपकरण के द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। एक और शर्त बताई थी, वोल्टमीटर को सदैव ही किसी परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस बारे में जानकारी प्रदान की गई थी आपके लिए। आज की क्लास में हम आगे देखना चाहेंगे इस पाठ का जो करेक्टिव है, जिसपे कि पूरा पाठ डिपेंड है एक विशेष नियम ओम्स लॉ, जिसे ओम के नियम के नाम से अपन जानते हैं। देखिए बच्चों, ओम का नियम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। एक क्वेश्चन उनमें से अपन को आता है 1 अंक का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन ओम के नियम से बन जाते हैं। पूछ लेगा 1 नंबर में आपसे ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, या फिर व्हाट डू यू मीन्स मतलब पूछ सकता है आपसे। ओम के नियम के लिए सूत्र स्थापित करवा सकता है, या फिर 4 नंबर का बनवाना चाहे तो सीधा कहेगा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन अपन को यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए ओम के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है ओम का नियम। एक वैज्ञानिक थे बच्चों, वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। भौतिक विज्ञानी हुए हैं ये। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध का अध्ययन किया था, जिसे ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। सन 1827 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम विभवांतर के मध्य एक संबंध का अध्ययन किया, जिसे ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को हम निम्न प्रकार वर्णित कर सकते हैं। आइए कैसे वर्णित किया जा सकता है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिएगा। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियमानुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं शर्त है, ओम के नियम के लिए शर्त है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, कुछ भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, जैसे ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, ये सारी भौतिक अवस्थाएं हुआ करती हैं। यदि इन अवस्थाओं को नियत रखा जाए, निश्चित रखा जाए, तो उस स्थिति में ओम का नियम लागू होता है। तो शर्त की पालना होती है यहाँ पर, अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए, ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लिख सकते हैं एकदम, जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है।
तो यह है बच्चों छोटा सा ओम का नियम कि ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो वोल्टेज है वो उसमें प्रवाहित करंट यानी कि धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, मात्र ये पूरा नियम एक छोटे से समीकरण के इक्वेशन के द्वारा व्यक्त करें, अर्थात V समानुपाती I, यही संबंध ऊपर लिखा हुआ है। एक बार और सुने मेरे साथ में। ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ये वही है जो ऊपर लिख रहा है V, तो विभवांतर हो गया, समानुपाती का निशान है ये I, धारा हो गई V समानुपाती I, यानी कि जितने मान की धारा प्रवाहित होगी उसी के अनुरूप विभवांतर उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं कि ओम के नियम अनुसार विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। या फिर इसे और बढ़ाइए आगे आप, या V बराबर IR, या RI लिख सकते हैं सीधा, V बराबर R इंटू I। अब देखिए यहां R किसके स्थान पर आया है? R को मैंने लगाया है इस आनुपातिकता स्थिरांक के स्थान पर, तो यहां R को कह सकते हैं R इज कांस्टेंट, या R एक आनुपातिकता स्थिरांक है। क्या है? आनुपातिकता स्थिरांक। लिखेंगे यहां पर इसको, यहां R एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर R इंटू I। यहां R एक क्या है? आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आगे देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, क्या होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कहा जाता है, चलिए इस प्रतिरोध को इसमें से बाहर निकालते हैं। R बराबर क्या फॉर्म बनेगा? V अपॉन I। तो R के लिए मैंने फॉर्म बना दिया है V अपॉन I। देखिए इस समीकरण से V बराबर RI से R को हमने बाहर निकाला, R बराबर V अपॉन I, और R को आपने क्या कहा है? चालक तार का प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध को बाहर निकाला मैंने, R बराबर V अपॉन I। आइए R के लिए मात्रक निकालते हैं यहां से। मात्रक R के लिए जो इकाई है वो क्या है? तो यहां इकाई निकलेंगी सूत्रों से ही, वोल्ट विभवांतर है ये, और विभवांतर का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट। विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। या लिख सकते हैं दोबारा, R बराबर V अपॉन I बराबर वोल्ट। वोल्ट क्यों आया? V का मात्रक है वोल्ट, बटे I माने धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो गया आपका वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर को ही कहते हैं बच्चों ओम। क्या कहते हैं? ओम। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन ओम।
यदि लिख नहीं सकते हैं तो बना सकते हैं कोष्टक में इस तरीके से। ओम का ये संकेत है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम हुआ। तो यहां तक ये छोटी सी बात इस प्रकार हुई कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इसके लिए गणित या सूत्र स्थापित कीजिए। तो बस दोनों ही चीजें सामने हैं। शुरुआत में बिल्कुल लिख सकते हैं कि सन 1827 में भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध का अध्ययन किया था। इस संबंध को हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर R इंटू आई। यहाँ पे R क्या हुआ, एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को अपन ने बाहर निकाला, R बराबर V अपॉन I। इसके लिए अपन ने इकाई निकाली, मात्रक में R बराबर V अपॉन I। V का मतलब वोल्ट हुआ, I का मतलब हुआ एम्पियर, और वोल्ट बटे एम्पियर को कहते हैं अपन ओम। ओके, आइए यदि पूछ लिया जाए यहां से अपन से कि भाई 1 ओम, 1 ओम से मतलब क्या है आपका, कब आएगा 1 ओम? तो बिल्कुल सीधा तरीका है, देखिए यदि मैं यहां लिख रहा हूं, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो। V का मान तो कितना है, 1 वोल्ट है, और I का मान कितना है, 1 एम्पियर है, तो फिर R क्या आ जाना चाहिए? यहां लिखा अभी आपने V बराबर 1 वोल्ट है ना, और I बराबर लिखा आपने 1 एम्पियर, और R निकालना है। फॉर्मूला है आपके पास R बराबर V अपॉन I। तो V लिखा है आपने 1 और I भी लिखा है आपने 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बराबर 1। और R का जो मात्रक निकाला था आपने वो क्या है, ओम है। तो यहां लिख देंगे 1 ओम। बस इससे ही कहा जाता है क्या, 1 ओम। तो तात्पर्य सीधा हुआ, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, I बराबर 1 एम्पियर हो, तो R बराबर 1 ओम होता है। इसे ही 1 ओम कहा जाता है। 1 नंबर की सवाल दे सकता है, छोटी सी अंकित प्रश्न निकाल सकता है आपके लिए यहां से। जैसे मान के चलिए कहे आपसे एक छोटा सा अंकित क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है यहां से। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 4.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है जब इसमें 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। 1.5 एम्पियर धारा को प्रवाहित किया गया, तब पूछना चाहता है वो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है बच्चों, प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभी आपके पास फॉर्मेट था R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I है, तो V है आपके पास कितना 4.5 बटे I है कितना 1.5, सीधा हुआ 15 3 45 बराबर 3। इकाई ज्ञात की थी आपने क्या, ओम। क्या इकाई है, ओम है, तो यहां लिख देंगे 3 ओम। इस तरीके से अपन और प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं।
अब ये प्रूफ करना चाहेंगे अपन, ये जानना चाहेंगे कि वाकई V समानुपाती I होता है या नहीं होता है। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, और आया भी है बोर्ड परीक्षा में, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। आप ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार करेंगे? आवश्यक परिपथ चित्र भी बनवा सकता है आपसे यहाँ से। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करें अपन कि वाकई V समानुपाती I होता है। लेकिन ये प्रूफ करने से पहले यहाँ से छोटा सा सवाल निकालते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है और क्या जवाब होना चाहिए उसका। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान घटाकर आधा कर दिया जाता है। घटाकर आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा के मान में, धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान घटाकर आधा कर दिया जाता है, या ऐसे कहूं मैं, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में, लिख सकते हैं, उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा के मान में क्या चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा? तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत छोटा जवाब है। पता है आपको ओम के नियम से दिया गया है ये सवाल, और ओम के नियम की शर्त बखूबी पता है आपको। V समानुपाती I जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तब उस स्थिति में अनुपालना होती है। तो ओम के नियमानुसार ही जवाब है इसका, जब चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो प्रवाहित धारा का मान भी आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल बाय I, क्योंकि V समानुपाती I, इट इज ओम्स लॉ। ये ओम का नियम है कि V I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। इसलिए जब विभवांतर का मान घटाकर आधा कर दिया गया है, तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? घट करके आधा ही हो जाएगा। यदि ये दोगुना करते तो धारा का मान भी दोगुना होता। तो इस तरीके से बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। तो जवाब है ओम के नियम अनुसार कि प्रवाहित धारा का मान भी क्या हो जाएगा? आधा। क्यों? क्योंकि ओम के नियम अनुसार विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आइए तो बात अभी वही करते हैं, सत्यापन ओम के नियम का किस तरीके से प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है वो अभी देखेंगे, अपन जानेंगे।
डाल देते हैं अपना हेडिंग, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। परिपथ की आवश्यकता होगी, एक एप्रेटस बनाते हैं ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए। देखिए क्या है, कैसे सिद्ध करना है। अभी आपकी समझ में ये बात आई होगी कि ओम का नियम क्या है। तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं हम यहाँ से। ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब या क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक तार की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये बात हमें सिद्ध करनी है, सत्यापित करके बताना है। तो देखिए क्या एप्रेटस बनाएंगे। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी बी कुंजी के, देखिए कैसे, यहां लिख देता हूं मैं, ओम के नियम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी कल बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, एक बैटरी बी कोष्टक में लिख सकते हो, बैटरी बताई थी। सेल और बैटरी दो युक्तियां थी। कहा था कि किसी चालक तार की सिरों पर विभवांतर को नियत बनाए रखने वाली जो युक्तियां हैं वो बैटरी या विद्युत सेल होते हैं। दो सेलों की संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेल यदि संयुक्त कर दिए जाते हैं तो वह स्थिति बैटरी कहलाती है। तो बैटरी भी कुंजी के धारा नियंत्रक RH अमीटर ए चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। देखिए ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक RH अमीटर ए चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं या जोड़ देते हैं, बात एक ही है। अब क्या करना है, पहले इतना काम कर देते हैं, ये संयोजन बना दीजिएगा आप इस तरीके से। पहले बैटरी भी आपके पास, तो पहले बैटरी ही लगाएंगे आप। देखो एक बैटरी भी इस तरीके से बनाया आप। यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, प्लस वाला टर्मिनल बड़ा होना चाहिए, माइनस वाला टर्मिनल छोटा होना चाहिए। बैटरी बी लिख दिया मैंने इस पर। बैटरी बी हुई कुंजी के धारा नियंत्रक RH बना दीजिए। ये धारा नियंत्रक RH
और लगाना है फिर आगे क्या, एक अमीटर ए, बिल्कुल लगाइएगा अमीटर ए, सीरीज कॉम्बिट करना है ये कंप्लीट। ये अमीटर ए हो गया आपका ए। करंट की दिशा याद रखेंगे आप, माइनस से प्लस की ओर आवेशों का प्रवाह होता है, ना कि माइनस से प्लस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर लाइएगा आप इस तरीके से, प्लस माइनस। और आगे कहना है अमीटर ए चालकता पी को लगा दीजिए इस तरीके से। ये हुआ चालकता पी क्यू को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ऐसा लिख रहा है आपके पास, लगा दीजिए श्रेणी क्रम में इसको। इस तरीके से ये उदाहरण नियंत्रक आरएच हो गया। ये करंट फ्लो की दिशा बता दीजिए आप, ये प्रवाहित धारा आई, इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा इसमें। आइए तो यहाँ इतनी बात मैंने बना दी है, जो लिख रहा है आपके पास कि ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी बी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आरएच, अमीटर ए और चालकता पीक्यू को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं या संयोजित कर देते हैं। मैंने भी संयोजित कर दिया है। आइए एक और चीज लगाते हैं अभी इसमें। क्या चीज लगाएंगे आपको पता है, इसमें प्रूफ करनी है आपको दो चीजें। ये प्रूफ करना था V इज प्रोपोर्शनल बाई I। तो आपको पता है धारा के मापन के लिए अमीटर लग गया, लेकिन हमें मान विभवांतर का भी चाहिएगा। तो वोल्टेज विभवांतर याद करने के लिए लगाएंगे वोल्ट मीटर। आपको शर्त मैंने पहले बताई, वोल्ट मीटर सदैव किस क्रम में लगाते हैं, पैरेलल क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। तो बात और लिख देते हैं इसमें कि आप चालकता PQ के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर भी जोड़ देते हैं। चालकता PQ के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर हेलो बच्चों, पिछली क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था, 10वां चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि ये जो 10वां चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर से कुल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है 1 अंक का और एक क्वेश्चन आता है 4 अंक का। तो इस चैप्टर में अपन ने धारा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बताया था मैंने कि आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है विद्युत धारा कहलाती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से प्रत्येकांक समय में गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होती है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। यदि विद्युत धारा को I से, समय को T से और आवेश को यदि Q से व्यक्त किया जाए तो धारा I बराबर Q बटे T होगी। ऐसा सूत्र निकाला था आपके लिए, मात्रक निकाली थी, इकाई निकाली थी विद्युत धारा के लिए। आवेश बटे सेकंड, आवेश को कूलाम कहा था और समय की इकाई सेकंड लेकर के कूलाम बटे सेकंड को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। अल्प परिमाण की धाराओं को व्यक्त करने के लिए भी 2 मात्रक बताए थे मैंने आपको, वो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर नामक 2 मात्रक बताए गए थे। उसके बाद में विभव और विभवांतर के बारे में चर्चा की गई थी। कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले उपयोगी उपकरणों की संकेतों के बारे में बताया था, उनके प्रतीक बताए थे। ओम का नियम बताया था। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हमारा चल रहा था। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे। लेकिन एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं मैं। ओम का नियम बताया था आपको पिछली क्लास में। भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में
धारा I और विभवांतर V के मध्य एक संबंध का अध्ययन किया था, जिसे ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। वर्णित किया था पिछली क्लास में कि ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो चालक तार की सरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I या V बराबर R इंटू I। R को अलग किया था, मैंने बताया था कि यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम दिया था, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो R के लिए सूत्र निकाला था, R बराबर V अपॉन I। इकाई निकाली गई थी, V अपॉन I से बनाया था अपन ने वोल्ट बटे एम्पियर, क्योंकि V विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर को कहा जाता है ओम। तो ये प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। बताया था कि यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो तो वहां R जो होगा यानी कि प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। कितना होगा भाई, 1 ओम होगा। इसे ही 1 ओम कहा जाता है। उसके बाद में अपना ये था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यानी कि प्रूफ करना है अपन को, ये सिद्ध करके बताना है कि वाकई V समानुपाती I होता है अथवा नहीं होता है। तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था पिछली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में करके बताई थी। ये चित्र भी बनाया था, आज पुनः बनाया है मैंने ये चित्र। तो देखिए क्या थ्योरी बनाई थी मैंने इसकी। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी B, ये बैटरी B लगा दी गई है। याद रखें, मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो बैटरी होती है वो एक ऐसी युक्ति है जो कि चालक तार या किसी युक्ति की बात कर लीजिए, डिवाइस की बात कर लीजिए, विभवांतर को नियत बनाए रखने का काम करती है ये युक्ति। अर्थात वोल्टेज के मान को निश्चित बनाए रखने का काम है बैटरी का, विद्युत बैटरी का। एक बार आया भी था ये क्वेश्चन, किसी चालक तार की सरों पर विभवांतर को नियत बनाए रखने वाली युक्ति का नाम बताइए, तो वो युक्ति है विद्युत बैटरी या फिर विद्युत सेल कह सकते हो। 2 से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। 2 अथवा 2 से अधिक सेलों को यदि संयोजित करें तो वो स्थिति बैटरी कहलाती है। तो ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम सर्वप्रथम एक बैटरी B, कुंजी के धारा नियंत्रक RH, अमीटर A और चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कौन सा क्रम लगाया है भैया, श्रेणी क्रम। ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्या होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया मैंने। अब इस चालक तार PQ के समांतर क्रम में, ये बिल्कुल पैरेलल है इसके, ये चालक तार है PQ और ये है वोल्टमीटर। तो चालक तार PQ के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर भी लगा देते हैं। लगा दिया है चित्रानुसार, ये वोल्टमीटर है। अब आपको पता है कि ये क्यों लगाए गए हैं वोल्टमीटर और अमीटर। जैसा कि धारा में बताया गया था कि विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो अपन कौन से उपकरण से करते हैं बच्चों, अमीटर नामक उपकरण से करते हैं। और विभवांतर का जो मापन किया जाता है वो कैसे करते हैं, वोल्टमीटर नामक उपकरण से करते हैं। तो ये हमने दोनों इसमें लगा दिए हैं। तो ये तो है प्रायोगिक व्यवस्था। अब क्या काम करते हैं, अब क्रियान्वयन करते हैं इसके लिए। इस परिपथ में विभिन्न मानों की धाराएं प्रवाहित करते हैं। अब काम ये करना है, ये सर्किट जब तैयार हो जाएगा तो इस सर्किट में विभिन्न मानों की धाराएं प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित है चालक तार PQ के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। चालक तार PQ के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस
उत्पन्न विभवांतर का मान, यहां जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इस विभवांतर का मान वोल्टमीटर V से ज्ञात कर लेते हैं। किससे ज्ञात करना है? वोल्टमीटर V से। और संगत धारा I, यानी कि जो धारा प्रवाहित हुई है इसमें, उसका मान अमीटर A से ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि आपके पास अब दोनों ही मान आ गए, विभवांतर का भी मान आया और धारा का भी मान आ गया। अब इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? धारा I और विभवांतर V के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, एक आरेख बनाते हैं। तो देखिए आरेख बना दिया है मैंने ये इस तरीके से, ये आरेख बना हुआ है। एक साइड में लिखेंगे आप यहां पे V, ये विभवांतर को व्यक्त करेगा, यहां ऐसे लिखेंगे I, ये धारा को व्यक्त करेगा। इन दोनों के बीच जो ग्राफ की प्रकृति है वो आपको दिखाई दे रही है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। कैसी रेखा है ये ग्राफ? सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। सरल रेखा, ये सरल रेखा है। तो ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि चालकता, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि V और जो I होते हैं, अर्थात विभवांतर और जो धारा होती है, वो दोनों एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो आप। अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट हुआ है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इस ग्राफ से। ये पूछा गया है एक बार परीक्षा में, विभवांतर V और धारा I के मध्य ग्राफ बनाइए। एक बार आ चुका है 1 नंबर के क्वेश्चन, तो 1 नंबर में ग्राफ पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसको तैयार करेंगे। यहां से V और I के बीच जो तो V और I के बीच जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। अतः इससे स्पष्ट है या सिद्ध होता है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। इति सिद्धम, यही ओम का नियम है। तो इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं एक और नया टॉपिक लेकर के इसी चैप्टर से। देखिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? क्या मतलब होना चाहिए प्रतिरोध से? किसे कहना चाहिए प्रतिरोध? प्रतिरोध नई चीज नहीं है, जैसा कि ओम के नियम में अभी पढ़ के आए हैं अपन। प्रतिरोध के बारे में बताया था मैंने, V समानुपाती I जो संबंध लिखा था उसमें R को बाहर करके, तो R को कहा है कि इसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध से तात्पर्य क्या है? मतलब क्या हुआ प्रतिरोध से? छोटी सी परिभाषा है मात्र एक लाइन में। धारा के मार्ग में आई रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। धारा के मार्ग में आई रुकावट जो होती है या आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। लिख देते हैं, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। अर्थात धारा के मार्ग में
धारा के मार्ग में आई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है, या फिर यूं कहूं कि धारा के मार्ग में आई रुकावट जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। एक बड़ा प्रश्न पढ़ते हैं यहां से, बिल्कुल 4 नंबर का लंच हो सकता है, या फिर 1 नंबर के तो बहुत सारे क्वेश्चन इस जगह से निकलेंगे। 1 नंबर में तो यही बन गया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो छोटी परिभाषा हुई आपके पास, धारा के मार्ग में आई रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, या आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। हाँ, तो एक बड़ा प्रश्न देखिए क्या हो सकता है यहां से। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आ सकता है आपके लिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ये प्रतिरोध की परिभाषा आपके पास हो चुकी है। अभी निर्भरता जानते हैं कि कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो कई फैक्टरों पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। हर कारक पर जो निर्भरता है प्रतिरोध की वो अलग अलग होती है। तो देखिए, पहली निर्भरता है यहां से, अभी अपन यहां 4 बिंदुओं के द्वारा पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। उनमें से पहला है चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। दूसरा जो फैक्टर है जिस पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। इसको मोटाई भी कह सकते हो आप, पर निर्भरता। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में तो ग्राफ भी बनते हैं, अपन जो प्रूफ करते हैं कि वाकई जैसा अपन ने प्रतिरोध आर और धारा आई के मध्य ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ यहां से भी बनते हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं कई बार। और तीसरा फैक्टर है पदार्थ पर निर्भरता, जिसका बना हुआ है वो। और चौथी चीज टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भरता। इन 4 फैक्टरों के माध्यम से व्याख्या करेंगे अपन कि प्रतिरोध इन पर कैसे निर्भर करता है। आइए पहला लेते हैं यहां से, चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। ऐसा करते हैं, इस फैक्टर को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं छोटा सा। अलग अलग लंबाई के, लंबाई अलग अलग लेनी है, अलग अलग लंबाई के एक ही पदार्थ के समान मोटाई के। देखिए 3 चीज बोली है मैंने अभी, कौन कौन सी 3 है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक ही पदार्थ लंबाई
अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, और मोटाई कैसी है, समान है, यानी कि क्षेत्रफल समान है। पदार्थ एक ही है, मोटाई भी समान है, लेकिन अलग अलग लंबाई के अनेक चालकता लेते हैं। तो ये थ्योरी बन रही है यहां से ऐसे, कोई रटने की बात है नहीं कि एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं जिनकी मोटाइयां क्या है, समान है। मेरा मतलब है कि इन तारों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है, अर्थात मोटाई इनकी समान है और लंबाई इनकी है क्या, अलग अलग। तो ये प्रारूपिक पंक्तियां बनी कि एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं जिनकी मोटाई समान है, इनका प्रतिरोध ज्ञात कर। किसका, चालक तारों का। इनका प्रतिरोध ज्ञात कर, यानी कि R का मान ज्ञात करके इस प्रतिरोध और इस लंबाई के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनाना है आप, इस तरीके से ग्राफ, ये एक पहले लिख देंगे आप क्या, प्रतिरोध, R से व्यक्त करेंगे आप प्रतिरोध को, और दूसरा जो है ये नीचे इस पर लिख दो लंबाई L। तो जो ग्राफ बनाया है आपने, बना रहे हैं, ये ग्राफ किस किस के बीच में है बच्चों, प्रतिरोध R और लंबाई L के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो देखिए किस तरीके से प्राप्त होगा, बिल्कुल जैसे VIF ग्राफ अपन ने देखा था वही प्रकृति इस ग्राफ की भी प्राप्त होगी। तो ये कह सकते हैं आप इससे तो प्रतिरोध R और लंबाई L के बीच एक ग्राफ अपन ने बनाया है। ये ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः ग्राफ से स्पष्ट होता है, क्या चीज स्पष्ट हो रही है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। और यदि चालक तार की लंबाई को कम किया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, इसका कम होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे अपन तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और यदि चालक तार की लंबाई को घटाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी घट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। अर्थात ये संबंध लिख सकते हैं आप, R is proportional by L is इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण बना दिए मैंने, ये इसमें सुविधा दी आपने, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। पहले फैक्टर से रिजल्ट निकल के आया है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए अभी देखते हैं दूसरा फैक्टर यहां कैसे निर्भर करता है। फैक्टर नंबर 2, अनुप्रस्थ क्षेत्र या मोटाई पर निर्भरता। इन्हीं वर्ड्सों का इस्तेमाल करना है, बस बहुत कम चेंज करेंगे अपन। यहां पदार्थ एक ही है, यहां पे भी आपको एक ही पदार्थ लेना है। लंबाई जो यहां अलग अलग है, ये लंबाई आपको कैसी करनी है, अब समान करनी है। सेकंड फैक्टर के लिए लंबाई समान, लेकिन मोटाई क्या हो जाएगी, अलग अलग। क्या हो जाएगी, मोटाई अलग अलग। तो देखिए क्या बनता है, एक ही पदार्थ के समान लंबाई के अलग अलग मोटाई के अनेक चालक तार लेकर क्या थ्योरी बन रही है, एक ही पदार्थ के समान लंबाई के किंतु मोटाई कैसी है उनकी अलग अलग है, अनेक चालक तार लेकर के उनका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे अपन,
प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, और जब प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है तो प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के बीच क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, एक आरेख बनाते हैं, अर्थात उसके व्युत्क्रम के बीच आरेख बनाते हैं, या यूं कहूं R और जो अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/A के मध्य अपन जो ग्राफ खींचते हैं वो भी ठीक इसी तरह सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अतः ऐसे कह सकते हैं R होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/A, ये समीकरण नंबर हो गया 2। यहां से यदि आपको ग्राफ पूछा जाए तो बिल्कुल सेम ऐसे बना देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो आप। ये तो हो गया आपका प्रतिरोध के लिए, और ये हुई आपके लिए क्षेत्रफल के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे ये सरल रेखा आप इस तरीके से ग्राफ को व्यक्त कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फैक्टर 2 हुए। आइए तीसरे फैक्टर पर कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध, पदार्थ पर निर्भरता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग देखिए, ये निश्चित बात है, धातु में इलेक्ट्रॉन धनी तत्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, वो धनायन बनाते हैं। जबकि अधातुओं की यदि बात की जाए तो अधातुएं विद्युत ऋण तत्व होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। तो ये निश्चित है कि जो धातु चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि आपने धातु का गुणधर्म पढ़ा होगा कि धातुएं ताप और विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। अच्छी चालक धातुएं होती है, ये धातुएं जो होती हैं, और वजह केवल यही होती है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में मिलते हैं, इस वजह से, और धातु विद्युत का चालन करती है। तो ये निश्चित है कि चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं किसी चालक के पास तो उसकी चालकता अधिक होगी, प्रतिरोधकता कम होगी। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोधकता तो क्या होगी, अधिक, और चालकता होगी क्या, कम। तो फिर पदार्थ पर निर्भरता को पढ़ने के लिए अपन अलग अलग धातुओं, जैसे चांदी है, सोना है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये चांदी है, ऐसे एजी ले सकते हो आप, चांदी, कॉपर Cu, लोहा Fe, और एक एल्युमिनियम Al, 4 धातु ले ली मैंने। ये चांदी हुई, सिल्वर Ag, संकेत Ag होता है, लैटिन भाषा से लिया गया है इसका प्रतीक। लैटिन भाषा में अर्जेंटम बोलते हैं चांदी को। अर्जेंटम ऐसी संकेत होता है इसका Ag, लैटिन भाषा से लिया गया है। ऐसे कॉपर भी है, कॉपर को भी लैटिन से ही प्रतीक देते हैं, कॉपरम, CuPrUm। तो यहां से संकेत होता है कॉपर का Cu, इधर से चांदी का होता है क्या, Ag, ये सिल्वर होता है। तो ये 4 धातु ले ली। अब इनका हम क्या करते हैं बेटा, इनका प्रतिरोध याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं, प्रतिरोध। तो आप पाएंगे क्या रिजल्ट मिलेगा कि चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम प्राप्त होगा, और यहां ये अधिक प्राप्त होगा। तो इसका प्रतिरोध कम है तो निश्चित सीधी बात है कि ये सबसे अच्छी चालक भी होगी धातु। भाई इसका प्रतिरोध कम क्यों आया है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब प्रतिरोध कम आया है इसका तो निश्चित तौर पर कंडक्टर जो होगा ये अच्छा चालक होगा, इसका सबसे अधिक मात्रा में चालकता करेगी चांदी। यहां प्रतिरोध अधिक है तो इसकी चालकता इससे क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। आइए अब देखते हैं ताप पर निर्भर। ये चौथा फैक्टर है कि ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है।
तो पढ़ते हैं अभी ये। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। देखिए टेम्परेचर पर जो डिपेंडिंग है प्रतिरोध की, अलग अलग तरीके से निर्भर करता है ताप पर, क्योंकि चालक ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि देखा जाए तो देखिए इस दृष्टि से यदि पदार्थों को हम विभाजित करें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वो भाग कौन कौन से हैं? एक चालक, एक अचालक, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या तात्पर्य है इससे? चालक वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है, वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। चालक कह सकते हो आप इसको, सुचालक भी कह सकते हो, है ना, या अच्छे चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी धातु लिख सकते हो आप, Fe, Ag पढ़ी थी आपने अभी, है Cu, ये सारी क्या है? विद्युत का क्या करती है? चालन। और इसके अपोजिट बोलेंगे तो फिर अचालक हो जाएगा। वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के अचालक या फिर कुचालक कह सकते हो आप, कहलाते हैं। जैसे ऑल द नॉन मेटल्स, अधातुएं, कोई सी धातु का एग्जाम्पल लिख दीजिए आप इसमें। सारी धातु विद्युत का चालन नहीं करती, वो विद्युत का चालन नहीं करती है, अर्थात विद्युत की कुचालक होती है। और अर्धचालक से क्या मतलब है? देखो अर्ध माने आधा, चालक यानी कि आधा चालक है। तो आधे चालक से मतलब ये नहीं है कि जैसे सपोज करो ये कोई चालक तार है और इसको मैं ऐसे कह दूं कि इसमें ऐसे करंट फ्लो हुआ तो यहां तक फ्लो हुआ, आगे नहीं हुआ, तो ये अर्धचालक नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कहेंगे अर्धचालक को। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, छोटी सी। देखिए क्या कह सकते हैं अर्धचालक के लिए? वे पदार्थ, चलो लिख देते हैं डेफिनेशन यहां साइड में। तो वे पदार्थ जो कम ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति यानी कि तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च ताप पर यानी कि अधिक ताप पर, यानी कि ताप अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो कम ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि यदि हम ताप कम रखेंगे तब तो वो कुचालक की भांति कार्य करेंगे, और यदि हम ताप बढ़ा देंगे, अधिक कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे? चालक बन जाएंगे। ऐसे पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। वे पदार्थ जो कम ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और उच्च ताप पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम लिख सकते हो, है ना, ये सारे क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ये कम ताप पर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात यदि ताप न्यून रहता है तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, और यदि इनका ताप बढ़ा दिया जाता है
तो आसानी से और धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है किसी चालक तार का प्रतिरोध? ताप पर। कुछ धातु चालक, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप सोना चांदी, सोना चांदी दोनों ही सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुएं हैं, नीचे पाई जाती है सक्रियता श्रेणी में, अर्थात इनकी क्रियाशीलता जो होती है वो काफी कम होती है। क्रियाशीलता काफी कम होने के कारण ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर पाई जाती हैं। तो ये धातुएं ऐसी हैं कि यदि इनका ताप बढ़ाया जाएगा तो इनका प्रतिरोध भी क्या है? बढ़ जाएगा। इनका यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो इनका प्रतिरोध भी क्या है? बढ़ जाएगा। इधर में यदि अपन मैग्नीज संकेत होता है Mn मैग्नीज के लिए, मैग्नीज कांस्टेंट की बात करें तो इनका यदि ताप बढ़ाया जाए तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, बहुत कम परिवर्तित होता है। और कुछ धातु चालक ऐसे भी होते हैं, जैसे पारे की बात करें, पारा या मरकरी, ये ऐसे चालक होते हैं यदि इनका ताप हम लगातार कम करते जाएं, यदि इनका ताप डाउन करते जाएं तो डाउन करने पर और इनका जो प्रतिरोध होता है वो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस कंडीशन पर आकर के इनका प्रतिरोध 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनेंगे एक बार। कुछ धातु चालक ऐसे होते हैं जिनका ताप यदि लगातार कम किया जाए तो कम करने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जब 0 ही हो जाएगा, प्रतिरोध जब 0 हो जाएगा फिर तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा वो पदार्थ, अर्थात इसे फिर कहेंगे क्या? अति चालकता। ऐसे पदार्थ अति चालक पदार्थ कहेंगे सुपर कंडक्टर, और ये गुण कहलाएगा अति चालकता। बिल्कुल बन सकता है 1 नंबर के लिए, नई बात, अति चालकता। अति चालकता, देखो ये 3-4 चीज पूछ लेगा इसमें से आपसे। अति चालकता किसे कहते हैं? तो कुछ धातु चालकों का ताप यदि लगातार कम किया जाए तो एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। इन पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं और इन पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? अपन अति चालकता कहते हैं। तो ये हुई प्रतिरोध की निर्भरता। और एक बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हुआ आपके लिए, ये पूछ सकता है 4 नंबर के लिए, 4 फैक्टर हो गए कि भाई व्याख्या कीजिए प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपने अभी पढ़ा है। अभी इसमें से एक और डेरिवेशन निकालते, नया प्रश्न भी बन रहा है जो कि आपने पहले तो इक्वेशन प्राप्त किए थे, R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इनसे एक नई चीज अभी निकालेंगे अपन, और खूब 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बड़ा बनता है। देखिए क्या है, किस तरीके से। प्रतिरोधकता, अभी पढ़ा था आपने प्रतिरोध, अब पढ़ाएंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता को कह सकते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। और क्वेश्चन क्या बन रहा है यहां से? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन लॉन्च हो रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? इसके लिए गणितीय सूत्र स्थापित करते हुए इसका मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके लिए
गणितीय सूत्र स्थापित करते हुए इसका मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। तो बिल्कुल 4 नंबर हो गए इस फॉर्मेट के लिए। 1 नंबर की डेफिनेशन लग जाएगी, 2 नंबर का आपका सूत्र लग जाएगा और 1 नंबर का आपका लग जाएगा मात्रक। और मात्रक आया भी है एक बार, तो देखिए कैसे पढ़ाएंगे आप इस टॉपिक को। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध से मतलब क्या होता है। यहां हेडिंग डालेंगे आप इस तरीके से, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो लिखना है इकाई लंबाई, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मैंने पहले भी बताया, आप इसको मोटाई भी कह सकते हैं। इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार, वाले इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते। छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। आइए सूत्र निकालते हैं, इसके लिए कैसे निकलेगा। देखिए अभी जो अपन ने पिछले टॉपिक में जो इक्वेशन निकाले थे, 2 आर समानुपाती है और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, बस बात उनसे ही बनानी है। तो उसकी शुरुआत इनके लिए आप या तो ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, क्योंकि आप वो जान चुके हो, दोनों के बीच संबंध जान चुके हो, प्रतिरोध और लंबाई के बीच क्या संबंध है, प्रतिरोध और मोटाई के बीच क्या संबंध है, तो वो संबंध अपन पहले जान चुके हैं। तो या तो ऐसे लिखा जाए कि हम जानते हैं कि, या फिर ऐसे लिखें कि परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि। दोनों ही मेथड सही हैं। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि, परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक तार की, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अभी अपन ने प्रूफ किया था ग्राफ बना करके कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। इसलिए लिख दिया मैंने
कि परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल बाई L इज इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1 जो लिखी थी संबंध वाली लाइन, उस संबंध को बस छोटे रूप में लिख दिया R समानुपाती L। और क्या दर्शाते हैं परिशुद्ध माप, एक तो यही बात दर्शाते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L इज इक्वेशन नंबर 1 तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लिख सकते हैं R1/A इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से अपने दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती है इक्वेशन नंबर 1 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल बाई 1/A इक्वेशन नंबर 2। आइए नई बात करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इस स्टेप को। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को ले आइए। R बराबर या प्रोपोर्शनली रहने दो, R इज प्रोपोर्शनल बाय L/A या R बराबर K इंटू L/A। तो देखिए यहां इसमें एक नई चीज आई है K। ये K लगाया है मैंने इसके स्थान पर, और ये क्या है, आनुपातिकता का निशान है। तो आनुपातिकता स्थिरांक दे दीजिए, K को आनुपातिकता स्थिरांक कह दो। तो लिख सकते हैं यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मेट, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको, R बराबर K इंटू L/A। यहां K एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये फॉर्मेट निकाला अभी अपन ने इससे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से ये आया आपके पास। इससे चेंज करके मैंने ये बनाया, R बराबर, देखो K इसके स्थान पर है, L और A में कोई चेंज किया नहीं मैंने, R के स्थान पे R है ही है, तो K को नया लगाया है। तो K के लिए क्या लिख दिया अपन ने कि यहाँ K एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, अभी सूत्र बन जाएगा। K को बाहर कर दीजिए, K बराबर R को उधर पहुंचाओ, R A को ऊपर और L को नीचे। ये सूत्र प्राप्त हुआ विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, K बराबर R इंटू A/L। यही संबंध मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिएगा ये इकाई लंबाई हो गई और ये इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि मोटाई हो गई,
और ये क्या हो गया उसका बेटा प्रतिरोध हो गया R। इसको ही क्या कहते हैं K, और K का मतलब क्या है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ओके, तो इस तरीके से मात्रक और निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या इकाई है इसकी सूत्र से ही निकालेंगे मात्रक भी। यहां अपन देखो यहां R K बराबर R इंटू ए अपॉन एल से देखिए क्या मात्रक निकल के आता है। R का मतलब जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हो आप, R किसको कहते हैं अपन प्रतिरोध को कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा है आपने ओम। क्या पढ़ा है ओम गुणा ए का मतलब पढ़ा आपने एरिया, और एरिया का मतलब हुआ आपका क्षेत्रफल यानी कि मोटाई, और मोटाई यानी कि क्षेत्रफल लेते हो आप एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर में बटे एल लंबाई है तो लंबाई को लिया जाता है मीटर में अपॉन मीटर। देखो ये भाग खत्म हो जाएगी, इससे क्या बच गया ओम गुणा मीटर। लिख देते हैं बराबर ओम इनटू मीटर। ये मात्रक आ गया आपके पास, इसे लिख सकते हो, अदरवाइज संकेतित कर सकते हो। ओम का निशान ऐसे लगाते हैं इनटू मीटर, ओम मीटर। जब एक बार आया था ओम गुणा मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तब जवाब है एक शब्द में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। वोल्ट मीटर